स्वागत है आपका मास एनर्जी एनालिसिस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम के भाग 2 के लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मास एनालिसिस किया था कंट्रोल वॉल्यूम पे। इस लेक्चर में हम एनर्जी एनालिसिस करेंगे कंट्रोल वॉल्यूम पे और कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, जो एक पर्टिकुलर टर्म है वो है फ्लो वर्क। उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि वो फ्लो कंट्रोल वॉल्यूम पे एनर्जी एनालिसिस में काफ़ी काम आएगा। उसको सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे और वो कैसे इंथैल्पी से जुड़ा होता है और इंथैल्पी में कैसे वो उसको इंक्लूड किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले। तो ये इसे कहते हैं फ्लो वर्क, जिसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अगर ये कंट्रोल वॉल्यूम है जो आप ये डैश लाइन देख रहे हैं, तो नेचुरली जब फ्लूइड फ्लो करता है तो कुछ मास जो है, जो इसके अंदर है, सपोज ये कंटिन्यूसली जो है आएगा और यहाँ से निकल के जाएगा। अगर स्टेडी स्टेट है तो कंट्रोल वॉल्यूम का मास फिक्स होगा, एनर्जी फिक्स होगा और ये कंटिन्यूसली जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आता हुआ जाता जाएगा। बट इसको मूव कराने के लिए, इसको कंटिन्यूस फ्लो के लिए, इसको मूव कराने के लिए इस मास को पुश करना पड़ेगा और इसीलिए इस पर एक इमेजिनरी फोर्स लगा हुआ है इसमें। और यही पार्ट जो इसको हम जो वर्क होता है इस मास को पुश करने के लिए या पुश इन करने के लिए या पुश आउट करने के लिए, दैट मीन्स अंदर कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर डालने के लिए और बाहर निकालने के लिए जो ये वर्क होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्लो वर्क, और कई बार इसे फ्लो एनर्जी भी कहते हैं। तो ये पार्ट है जो यहाँ से इस पर काम हो रहा है और ये वर्क जो है इसको, इस मास को अंदर लेके जा रहा है। तो ये बिफोर एंटरिंग है, जो मास निकलने अंदर जाने से पहले, और ये आफ्टर एंटरिंग है। और इसी तरह से इनलेट, ये तो इनलेट कंडीशन पे है, इसी तरह से आप आउटलेट कंडीशन पे भी आप देख सकते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे इसको हम डिस्क्राइब करें, क्योंकि अगर ये सपोज़ ये मास यहाँ पे है और इसको इतना अमाउंट ऑफ लेंथ हमें पुश करना है जिससे कि ये अंदर जा सके कंट्रोल वॉल्यूम पे, तो इसको अगर इमेजिन करें कि एक पिस्टन है जो कि इमेजिनरी पिस्टन है जिस पे फोर्स लगा है, तो इसके अगेंस्ट जो प्रेशर है, इस प्रेशर जो अपोजिट लगा हुआ है, इसको ये ओवरकम करना पड़ेगा, तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर लेके आगे बढ़े तो इस टर्म को हम निकाल सकते हैं। तो ये प्रेशर है, वॉल्यूम है और ये मास अमाउंट है जो पुश करना है। अब ये फोर्स अगर देखा जाए तो ये फोर्स अगर ये ऑलमोस्ट ये बैलेंस पे है एट अ इंस्टेंटेनियस, मतलब कि मोमेंटली अगर बैलेंस पे है, तो ये फोर्स को हम मैकेनिकली अगर इक्विलिब्रियम में है और स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा दे के हम उसे पुश कर सकते हैं, तो इस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी प्रेशर टाइम्स जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मतलब ये फोर्स जो होगा ये आपका प्रेशर टाइम्स जो प्रेशर लगा हुआ है इनटू जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये इमेजिनरी पिस्टन है, मतलब ये एक्चुअल में पिस्टन नहीं है। ये हम निकालने के लिए, ये टर्म को निकालने के लिए हम इसे एज्यूम कर रहे हैं कि आप क्या ये फोर्स लगा हुआ है, इसके अगेंस्ट जो फोर्स ऐसे लगा हुआ है, ये इसको अगर निकालना है तो इसका समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई पिस्टन है तो इस पर कितना आपका प्रेशर लग रहा है और इसका एरिया कितना है, वो ए है, तो फोर्स कितना लगेगा, ए टाइम्स प्रेशर टाइम्स ए। अब इसको इतना लेंथ अगर निकालना है तो जिससे कि ये पुश कर सके, तो इतना लेंथ को कवर करना पड़ेगा, इतना लेंथ को ये डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क कितना होगा, वर्क होगा आपका फोर्स इनटू लेंथ, तो ये आपका हो जाएगा पी ए टाइम्स लेंथ, तो ये हो गया पी ए एल, और ए एल क्या है, ये वॉल्यूम हो गया जो ये एलिमेंट है इसका, तो ये हो गया पी टाइम्स वी। तो ये जो वर्क है ये आपका हो गया पी प्रेशर टाइम्स वी। तो ध्यान दिया जाए ये है आपका फ्लो वर्क, ठीक है। इसको कई बार हम लोग फ्लो एनर्जी भी कहते हैं, तो इसे फ्लो एनर्जी भी कह सकते हैं क्योंकि एनर्जी का यूनिट पे है। बट इस पर ध्यान, अगर ध्यान से देखा जाए तो और ध्यान दिया जाए तो ये
ये प्रेशर है, ये भी प्रॉपर्टी है, और ये आपका वॉल्यूम है, ये भी प्रॉपर्टी है। तो ये वर्क है दो प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जैसे कि आपको पहले इंट्रोड्यूस किया था, एंथैल्पी भी आपका दो प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, जैसे इंटरनल एनर्जी और पीवी यूज़ कर रहे हैं। तो ये पार्ट जो है पीवी, ये इसको कई बार हम लोग इसीलिए फ्लो एनर्जी के फॉर्म में कहते हैं, फ्लो एनर्जी या कन्वर्टेड एनर्जी या ट्रांसपोर्ट एनर्जी। इतना हमें ट्रांसपोर्ट करना है, इतना एनर्जी हमें चाहिए मास को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो कई बार हमें इसे ट्रांसपोर्ट एनर्जी कहते हैं। जो कॉमनली यूज़ होता है, जो आम तौर पे टर्म जो यूज़ करते हैं इसको बताने के लिए, ये फ्लो वर्क या फ्लो एनर्जी ही कहते हैं। तो हम लोग कॉमनली फ्लो वर्क ही कहेंगे, ठीक है। अब इस पे नोटिस कीजिए कि ये जो पीवी टर्म है, ये इंथैल्पी अगर डेफिनेशन देखा जाए तो इंथैल्पी का U प्लस पीवी होता है। अगर ये स्पेसिफिक है तो इस वर्क को भी हम स्पेसिफिक वर्क में डाल सकते हैं। अगर हम लोग मास से डिवाइड करें तो W बाय मास इज इक्वल टू PV बाय मास, और P ये आ गया और ये आपका स्मॉल w हो गया, ठीक है। तो ये H जो है डेफिनेशन है, तो H को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं देखा जाए तो नॉर्मली जब आपका फ्लो वर्क होता है तो उसको हम लोग एंथैल्पी में लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसके साथ इंटरनल एनर्जी भी साथ में जुड़ा हुआ है। अब पी वी और यू भी है, और इसके साथ देखा जाए तो एच भी है, तो बाय डेफिनेशन है कि एच भी होगा। बट एच के साथ आप अब फ्लो वर्क भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपका एच जो है वो फ्लो वर्क को इंक्लूड करता है। कहने का मतलब अगर एच आप यूज़ कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो फ्लो वर्क पार्ट ऑफ द एच है, इसका अंदर आपका फ्लो वर्क है एच के अंदर। इसको हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, बट पहले तो हम लोग इसका डेफिनेशन देख रहे थे। तो कि फ्लो वर्क का क्या मतलब है। फ्लो वर्क का सिंपल मतलब है कि आपका फ्लो वर्क पीवी टर्म है जो यूज़ हो रहा है मास को अंदर या बाहर करने के लिए। तो इसीलिए जो इनलेट और आउटलेट में जो मास या फ्लो जा रहा है उसमें फ्लो वर्क पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है, और उसको आम तौर पे हम लोग एंथैल्पी के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। वो हम कैसे करते हैं उसको एग्जांपल के माध्यम से बाद में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब एनर्जी की बात कर रहे हैं तो कंप्रेसिबल, अगर सिंपल से टोटल एनर्जी जो है किसी भी कंप्रेसिबल सिस्टम में आप की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या एनर्जी इंक्लूड हो सकता है। एक तो जैसे हमने देखा कि अगर सिस्टम है तो उसका तो एक इंटरनल एनर्जी हो गई, साथ में उसका काइनेटिक एनर्जी होगा और पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ये तो बाय डेफिनेशन है कि आपके पास ये होगा। ये एक जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि U होगा प्लस KE होगा प्लस PE होगा। तो कोई भी अगर आप सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम ले लेते हैं, जो जैसे गैस हो गया आपका, ऐसे जो भी हम लोग फ्लूइड अभी कंसिडर कर रहे हैं, तो आपके पास ये तीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर इसे पर यूनिट मास में लिखते हैं, अगर इसे पर यूनिट मास में कंसिडर करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू यू प्लस जैसे स्मॉल के ई मान के चले, या PE, जो कि ये आ जाएगा आपका V²/2 और ये आ जाएगा G ऑफ H। तो ये आपका हो गया पर यूनिट मास एनर्जी ऑफ सिंपल सिस्टम। लेकिन अगर फ्लो की बात कर रहे हैं, तो ये जो एनर्जी के साथ एडिशनल आपका एनर्जी और ऐड करना पड़ेगा, जो कि फ्लो एनर्जी है। तो ये तो एनर्जी जो आपका एक सिस्टम में ऑलरेडी है, बट इसके अलावा इस पे जो वर्क हो रहा है उसको भी ऐड करना पड़ेगा टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लो सिस्टम के लिए। अगर ये फ्लो नहीं करता तो आप ये एनर्जी सफिशेंट है, ये एनर्जी आपका कंप्लीट टोटल एनर्जी है। बट चूँकि ये फ्लो कर रहा है, तो जो फ्लोइंग पार्ट है आपका, जो बह रहा है फ्लूइड, जो उस पे आपको एडिशनल वर्क फ्लो भी ऐड करना पड़ेगा। तो हो गया आपका एक बेसिक इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो आपका सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके अलावा आपका एक फ्लो एनर्जी हो गया जो कि पीवी टर्म हो गया। तो जैसे एक इसमें ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो फ्लूइड जो अंदर जा रहा है कंट्रोल रूम के और बाहर जा रहा है, वो
एक एडिशनल जो है एनर्जी पोजेस करता है, मतलब उसके अंदर होता है, वो है फ्लो एनर्जी। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जो है उसको अगर हम लोग कहते हैं टोटल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फ्लो सिस्टम, मतलब फ्लोइंग फ्लूइड का, तो ये हो जाएगा आपका PV प्लस E, ये छोटा v कह रहे हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लस E। तो ये पार्ट को हमें ऐड करना पड़ेगा इस E के साथ, और इस टर्म को हम लोग थीटा कहते हैं। ये टोटल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड को हम लोग थीटा रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने स्मॉल ई को कहा है टोटल एनर्जी ऑफ अ कंप्रेसिबल सिस्टम, ये जो कि फ्लो नहीं कर रहा उसका एनर्जी है, ये वाला पार्ट है ना। और ये फ्लोइंग है तो उसको फिर हम PV ऐड कर रहे हैं जो ई पे है। अब इस पे ध्यान दीजिए कि हम लोग कैसे इंथैल्पी को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, कितना वैल्यूबल है इंथैल्पी एक एज अ टर्म, जो क्योंकि आपको फ्लोइंग जो नेचर है, बहता हुआ जो फ्लूइड है उसको कैप्चर कैसे कर रहा है वो। तो अगर PV प्लस ई लिख रहे हैं हम, तो इसको हम एक्सपैंड करते हैं, तो ये आ गया थीटा इज इक्वल टू U प्लस V²/2 प्लस GH, ये हो गया आपका E है ना। और यहाँ पे आपका प्लस ऐड करना था हमें, और यहाँ पे हमें ऐड करना था PV टर्म, ठीक है। अब PV प्लस U क्या होता है, इसको मैं वापस ऐसे लिख सकते हैं, PV प्लस U प्लस V²/E प्लस G(h). तो ये हो गया आपका H प्लस टू प्लस GH, ठीक है। और GZ जो है GZ है, इसमें हाइट को हम लोग Z कह रहे हैं इसमें, और H हमने इंथैल्पी को यूज़ किया हुआ है, ओके। तो इसमें एक बात नोटिस कीजिए क्या किया कि इस एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, टोटल एनर्जी जो बहता हुआ फ्लूइड के लिए हमने इंथैल्पी सीधा यूज़ किया। इंटरनल एनर्जी के अलावा जो फ्लो वर्क है उसको हमने मर्ज किया और इंथैल्पी को सीधा यूज़ किया। इंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर बहता नहीं है, फ्लोइंग फ्लूइड नहीं है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो सिंपल सा U लगा रहे हैं हम। बट अगर फ्लोइंग फ्लूइड है, बह रहा है, तो आपका H आ जाता है। एक सिंपल सा एक चेंज आ गया है उसका, फिर यूनिट और बाकी चीज़ें सब सेम है। सिंबल को हम लोगों ने थीटा के फॉर्म में लिखा है। तो इंथैल्पी जो है वो अपने आप इस चीज़ को, फ्लो वर्क को, फ्लो एनर्जी को कंसिडर करता है। इसीलिए इसका मेन पर्पस रहा है इंट्रोड्यूस करने के लिए इंथैल्पी का थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, क्योंकि वो फ्लो फ्लूइड के एनर्जी को कैप्चर कर सके, फ्लो वर्क को इंक्लूड कर सके, इसीलिए इसका मेन पर्पस रहा है तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया समरी आपका। अगर ये नॉन फ्लोइंग फ्लूइड है तो आपका एनर्जी हो गया E पर यूनिट मास, इसमें आपका टोटल इंटरनल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और आपका अगर फ्लोइंग फ्लूइड है तो ये आपका हो गया फ्लो वर्क, ये आपका इंटरनल एनर्जी, तो ये आपका पार्ट हो गया इंथैल्पी, और ये आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका एक समरी है टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, ओके। तो अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखें तो पहले हम लोगों ने इसको PV ये सब फॉर्म में लिखा था। अब सेम हम सिमिलर एक्सरसाइज करते हैं, और क्वेश्चन ये है इसमें कि टोटल एनर्जी ट्रांसपोर्ट कितना होगा बाय मास कितना एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रहा है इनलेट के माध्यम से या आउटलेट के माध्यम से, कितना वो एनर्जी लेके आता है कंट्रोल वॉल्यूम में और कितना एनर्जी लेके जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग मास तो लिखेंगे ही, और या अगर रेट फॉर्म में है तो मास डॉट है, और थीटा हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अब, क्योंकि अब थीटा हम रिप्रेजेंट करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड पर यूनिट मास।
जैसे हमने कहा थीटा क्या है, थीटा आपका टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, पर यूनिट मास। ओके, तो टोटल ये पर यूनिट मास है। अगर टोटल एनर्जी निकालना है तो m से डॉट थीटा हो जाएगी, ये होगा टोटल एनर्जी, ओके नहीं, राइट। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर रेट फॉर्म में है तो ये फिर आपका ये पर यूनिट अगर चेंज हो रहा है तो m डॉट ये लगाना पड़ेगा रेट फॉर्म में। रेट फॉर्म में हो जाएगा आपका m थीटा, तब हो जाएगा रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ये हो गया टोटल एनर्जी ट्रांसपोर्ट, ओके। और थीटा को पता ही है हमें, थीटा क्या है, थीटा आपका हो गया h प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी ऑफ जी जेड, जो आपका डिस्टेंस है ऑफ द सिस्टम। अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, अगर वी स्क्वायर बाई 2 जी जेड ये नेग्लिजिबल है इसके इंथाल्पी के रेफरेंस में, तो आपका ई जो मास है इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं ई मास, और इसको हम लोग कह सकते हैं ई डॉट मास, ठीक है। तो ई मास जो हो जाएगा वो सिंपली आपका एम एच हो जाएगा, और ई डॉट मास हो जाएगा एम डॉट एच, ठीक है। जब अगर नेगलेक्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। बट कई बार क्या होता है कि जो मास है यहाँ पे जो है ये टाइम से अगर वैरी कर रहा है तो दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि आप तो एम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं उसका। अगर टाइम वेरिंग है तो फिर उसको फिर छोटे छोटे एलिमेंट में आपको फिर समेशन करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के हिसाब से, t0 से टी टाइम पे, या स्मॉल m0 से लेके m पे। तो ऐसे सिचुएशन में जब मास जो है वो जो मास जो है इनपुट का, ये अगर ये चेंज कर रहा है इफ़ टाइम के साथ, तो सपोज हम केवल इनलेट की बात करें तो इन मास जो हो जाएगा वो आपका थीटा जो प्रॉपर्टी है ये फिक्स होगी, लेकिन जो एनर्जी की प्रॉपर्टी है वो फिक्स है थीटा टोटल एनर्जी। बट ये मास अगर चेंज हो रहा है तो ये डी एम आई हो गया, और ये एम आई पे आप इंटीग्रेट करेंगे, ओके। थीटा जो है वैसे ही एच आई प्लस वी आई स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड आई हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके हमेशा चलेंगे, और जब भी चेंजेस इस तरह से आए तो उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल जिसे कहते हैं कि आप सीधा फार्मूला लगाने से पहले आप समझे कि बेसिक डेफिनेशन क्या है, कंडीशंस क्या डाली हुई हैं, और फिर उसके हिसाब से आप बेसिक डेफिनेशन से शुरू कीजिए, तो आपको नए नए एक्सप्रेशन मिल सकते हैं अगर कंडीशंस और फॉर्मुलेशन अलग ढंग से बनाया हुआ है तो। पर हमारे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उसमें हम लोग सिंप्लीफाई करके रखे हुए हैं, ये कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं। इसमें मेनली पर्पस क्या है कि इसको समझना कि कई बार हम एजम्पशंस लेते हैं, कई बार हम लोग एज्यूम करते हैं, और अगर स्टेटमेंट में अगर है कि कुछ चेंजेस दी हुए, जैसे कि हमने कहा कि मास अगर चेंज हो रहा है तो फिर हम इसे कंसिडर करेंगे, नहीं तो फिर मोर और लेस हम एक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में क्या होगा कि आपको ये फिक्स दिया होगा कि मास के बारे में कि मास कांस्टेंट है फॉर एग्जांपल, या मास चेंज नहीं हो रहा है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं इस डिस्कशन को। अभी तक हम लोग ने जेनरिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट के बारे में बात किया, हमने इंट्रोड्यूस किया है थीटा, जो कि क्यों किया, क्योंकि हमें फ्लो एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड का निकालना था। उसके लिए हम लोगों ने फ्लो वर्क इंट्रोड्यूस किया, और फिर हमने बताया कि कैसे इंथाल्पी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्लोइंग फ्लूइड में, और नॉर्मल स्टेशनरी फ्लूइड में, नॉन फ्लोइंग फ्लूइड में आपका इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, पर फ्लोइंग फ्लूइड में आपका इंथाल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब अगर स्टेडी स्टेट की बात करें, स्टेडी फ्लो डिवाइसेस जो काफ़ी यूज़ होते हैं हमारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में,
और आमतौर पे आपका इनिशियल अनस्टेडी स्टेट टाइम डोमेन होगा, जबकि किसी भी डिवाइस को आप स्टेबलाइज करते हैं उसके बाद से स्टेडी स्टेट ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ऐसे केस में स्टेडी फ्लो हो जाता है। ऐसे केस में अगर हमने अपने कंट्रोल वॉल्यूम कोई कंसिडर किया है, जैसे कि यहाँ पे अगर ये डैश लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर उसका जो मास होगा वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, क्योंकि वो जो मास आ रहा है वही जा रहा है, क्योंकि स्टेडी फ्लो है। इसी वजह से आपका एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि भाई जो मास एनर्जी लेके आ रहा है वही उतना ही मास एनर्जी जा रहा है, अनलेस आपको बताया जा रहा है कुछ और ढंग से। तो नॉर्मली हम लोग स्टेडी फ्लो सिस्टम में हम एनर्जी और मास को कांस्टेंट कहते हैं। अब चूंकि अगर स्टेडी है तो मास भी बैलेंस होगा। तो जैसे हमने कहा कि तो ये मास आपका एम आई इन जो है इज इक्वल टू एम आई आउट। और अगर सिंगल है, जैसे सिंगल स्ट्रीम है, एक ही यहाँ पे भी एक इनलेट है एक आउटलेट है, तो M1 इज इक्वल टू M2 रेट में ये हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। और M1 डॉट को हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया 1 इज इक्वल टू रो 2 वेलोसिटी 2 एरिया 2। और नॉर्मली जो है रोज कांस्टेंट होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करेगा सिस्टम पे, जो आपका डेफिनेशन है। तो अभी और इसी को आप अगर एक्सटेंड करें तो आपको मल्टीपल स्ट्रीम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं और स्पेसिफिकली हम लोग अभी क्या करेंगे कि एनर्जी बैलेंस जो स्टेडी फ्लो प्रोसेस का है उसका हम डिराइव करेंगे। स्टार्ट करते हैं जेनरिक जो डेफिनेशन से है, वो है कि आपका ई इन माइनस ई आउट जो है वो डेल्टा ई सिस्टम होता है। ठीक है, अगर स्टडी अगर रेट में देखें, रेट फॉर्म में देखें, तो ई इन डॉट माइनस ई आउट डॉट डेल ई सिस्टम बाई डेल डी टी हो गया। और डी इसको हटा देते हैं, केवल डी ई सिस्टम ये हो जाएगा, डी ई सिस्टम बाई डी टी हो जाएगा। करेक्ट। अब अगर स्टेडी फ्लो है, इसका क्या मतलब है, ये इसका मतलब डेल्टा ऑफ एनर्जी जो है वो सी वी वो ज़ीरो होगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। ऐसे केस में ये आपका ज़ीरो हो गया। सिस्टम की जगह ये कंट्रोल वॉल्यूम हुआ है इनफैक्ट, क्योंकि हमने फ्लो सिस्टम ले फ्लो प्रोसेस ले रहे हैं, तो ये कंट्रोल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका ई इन डॉट इज इक्वल टू ई आउट। ठीक है, अब ये डॉट है तो ये हो गया आपका नेट, और रेट ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र इन द कंट्रोल वॉल्यूम, चाहे वो हीट के माध्यम से या वर्क के माध्यम से या मास के माध्यम से। और ई डॉट आउट क्या हो जाएगा, रेट एनर्जी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर जो है, चाहे वो हीट के माध्यम से या वर्क के माध्यम से या मास के माध्यम से। तो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन बाय हीट, वर्क या मास। ठीक है, और इसी तरह से ये जो है ये क्या है, ये है रेट एनर्जी ट्रांसफ़र आउट, बाहर निकालना, कंट्रोल रूम से बाहर निकालना है, बाय हीट, वर्क या मास। ठीक है, अब क्या है कि ई इन को हमको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि ई इन है क्या। ये याद रखिए, अगर आप लोग स्टेशनरी सिस्टम लेते तो बात अलग होती वहाँ पे। यहाँ पे हम फ्लो सिस्टम ले रहे हैं, फ्लो प्रोसेस ले रहे हैं, या फ्लो स्टडी फ्लो ले रहे हैं इसमें स्पेसिफिकली। तो ई इन को हम लोग जो है क्यू इन प्लस डब्ल्यू इन रखते हैं। ये तो स्टैंडर्ड है, क्यू इन हो जाएगा, डब्ल्यू डॉट इन हो जाएगा। लेकिन अब मास को भी ऐड करना पड़ेगा हमें। तो मास जो एनर्जी लेके आ रही है वो क्या लेके आ रही है, आपका ई मास। और ई मास हमने अभी डिफाइन किया था, वो है आपका एम डॉट थीटा। और अगर कई स्ट्रीम है तो ये समेशन हो जाएगा इन। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट, बाय वर्क, और ये बाय मास। और ये हो जाएगा आपका क्यू डॉट आउट प्लस डब्ल्यू डॉट आउट प्लस समेशन
एम डॉट थीटा आउट। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन, ये हो गया आपका स्टेडी फ्लो प्रोसेस के लिए, ठीक है। और थीटा बाय डिफ़ॉल्ट हमने पहले भी डिफाइन किया, थीटा आपका हो गया h प्लस वी स्क्वायर बाई 2 बाई जी जेड। अब इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आप यही चीज़ को आप लिख सकते हैं कि भाई q जो आपका इन है प्लस w इन है समेशन m डॉट थीटा इन इज इक्वल टू q डॉट आउट प्लस w डॉट आउट प्लस समेशन m डॉट थीटा आउट। अब इसको आप इधर लेके आइए, ठीक है, और इसको भी आप इधर लेके आइए, तो आपका आ गया q इन माइनस q आउट माइनस w डॉट आउट माइनस w डॉट इन, ये हो गया। और इसको आप इधर लेके आइए तो आ गया समेशन m डॉट थीटा आउट माइनस समेशन m डॉट थीटा इन, ठीक है। ये आ गया आपका नेट हीट जो ट्रांसफ़र किया है कंट्रोल वॉल्यूम में, ठीक है। ये हो गया नेट हीट जो आपको बाहर निकाला है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंट्रोल वॉल्यूम। सो ये हो गया नेट हीट ट्रांसफर टू कंट्रोल वॉल्यूम, और ये हो गया आपका नेट हीट ट्रांसफर टू फ्रॉम कंट्रोल वॉल्यूम, नेट हीट ट्रांसफर फ्रॉम कंट्रोल वॉल्यूम मतलब जो बाहर निकाल रहे हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले स्टैंडर्ड किया था इसमें कि Q स्टैंडर्ड कन्वेंशन के हिसाब से ये सिंपल Q डॉट हो गया और ये W डॉट हो गया, है कि नहीं। ये हो गया आपका नेट Q इन, ये हो गया नेट W आउट, है ना, और ये हो गया समेशन m डॉट थीटा आउट माइनस m डॉट थीटा इन। अब इसी को और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर सिंपल सिंगल स्ट्रीम लेते हैं, सिंगल स्ट्रीम मतलब एक ही स्ट्रीम है, तो आपका हो गया q डॉट w डॉट m, और इसको हम लोग कहते हैं जो आउट है वो 2 है, जैसे इसी को आप कह सकते हैं कि थीटा 2 माइनस m डॉट थीटा 1, चूँकि m स्टेडी है तो m तो सेम ही होगा, मास रेट सेम होगा, और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं m h2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 प्लस g ऑफ z माइनस m डॉट h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस g ऑफ z 1, ये से 2 कहेंगे, यहाँ पे z2 हो जाएगा। अगर कोई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है तो z में डिफरेंस होना चाहिए, तो इसलिए z2 हो जाएगा और दूसरा z1 हो गया। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, m को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया टर्म आपका h2 माइनस h1 प्लस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस g ऑफ z2 माइनस z1, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग नेग्लिजिबल कह देते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये एज्यूम करेंगे कि इसमें कोई चेंज नहीं है अनलेस आपको बताया जा रहा है कि भाई यहाँ चेंज है। तो अगर एज्यूम कर रहे हैं तो फिर आपका ये Q डॉट W क्या हो जाएगा, सिंपल आपका इंथैल्पी चेंज पे डिपेंड करेगा। और इसको अगर डिवाइड कर देते हैं मास से ये पूरे इक्वेशन को, तो ये हो गया स्मॉल, ये हो गया आपका पर यूनिट मास। एक्चुअली ये डॉट भी हट जाएगा क्योंकि मास रेट से कैप्चर करेगा, तो W माइनस W इज इक्वल टू h2 माइनस h1, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, ठीक। तो इसमें ये स्मॉल, ये हो गया नेट एनर्जी इन जो आपका हीट की वजह से माइनस नेट वर्क आउट, ये हो जाएगा आपका चेंज इन द एंथैल्पी के एग्जांपल के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका टोटल एनर्जी बैलेंस हमने अभी किया स्टेडी फ्लो डिवाइसेस में, और ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। जो हम लोगों ने कहा कि ये जो चीज़ है बहुत कॉमनली यूज़ होती है।
नॉर्मली जब कंट्रोल वॉल्यूम जब आपका ये जिसमें कि चेंजेस नहीं हो रहे हैं एनर्जी, जब क्योंकि ये स्टेडी फ्लो है तो इसमें वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि भी ये वर्क जो हम कह रहे हैं वो उसका क्या क्या फॉर्म हो सकता है। चूँकि बाउंड्री वर्क होगा नहीं क्योंकि आपका वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा है, तो किस टाइप के फॉर्म होते हैं? दो तरह के मेनली यूज़ होते हैं। एक आपका शाफ्ट वर्क होता है जो आपके टरबाइन और जो काफ़ी डिवाइसेस हैं जो काफ़ी डिवाइसेस है जिसमें यूज़ होता है वो है आपका टरबाइन, चाहे कंप्रेसर या पंप हम मान लेते हैं, ठीक है। ये इन सब चीज़ों में, इन सब डिवाइसेस में आपका वर्क जो है वो शाफ्ट वर्क मेनली यूज़ होता है। और इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है वो जैसे कि आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क जो है ये आपका हीटर में काम आएगा। तो वाटर हीटर में एग्जांपल के माध्यम से वाटर हीटर एक एग्जांपल निकल के आता है। तो ये वर्क जो है वाटर हीटर, इस टाइप के जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो वाटर हीटर में आएगा, और टरबाइन, कंप्रेसर, पंप जो है वो शाफ्ट में आएगा। तो ये जो वर्क है ये इस वर्क में ये वर्क जो है काइंड ऑफ अदर वर्क है, ठीक है। क्योंकि जो मास हम लेके आ रहे हैं, इससे अंदर डाल रहे हैं, वो जो वर्क है वो तो एंथैल्पी में ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है और एंथैल्पी में इंक्लूडेड है वो वर्क। तो वो जो वर्क है एंथैल्पी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो कि फ्लो वर्क जो है, जो कि मास को अंदर लेके आ रहे हैं कंट्रोल वॉल्यूम में। तो ये जो पर्टिकुलर वर्क है, चूँकि बाउंड्री वर्क भी इंक्लूडेड नहीं है, हो सकता है क्योंकि ये कंट्रोल स्टेडी फ्लो है डिवाइस है, तो आपका बाउंड्री वर्क भी नहीं होगा इसमें, और फ्लो वर्क भी जो है नहीं होगा क्योंकि वो एंथैल्पी में है। तो ये अदर वर्क में क्या क्या है, शाफ्ट वर्क है और इलेक्ट्रिकल वर्क है। शाफ्ट वर्क आपका टरबाइन, कंप्रेसर, पंप में यूज़ हो जाता है, और इलेक्ट्रिकल वर्क जैसे कि वाटर हीटर में। और बात करेंगे अगर क्यू की, तो क्यू तो नॉर्मल आपका हीट इन है या आउट है, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस एग्जांपल्स है नहीं एज सच। तो ये आखिरी जो हम लोग पार्ट था। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी बैलेंस फ्लो डिवाइस के बारे में समझने की कोशिश की, उसको हमने डिराइव किया, और कैसे एंथैल्पी को इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बारे में समझा हमने। और आगे आशा करते हैं कि ये पर्टिकुलर जब काफ़ी एग्जांपल्स हम करेंगे तो और इसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी आपको। और डब्ल्यू का भी हम लोगों ने समझा कि डब्ल्यू का क्या मतलब है इसमें, जब स्टेडी फ्लो करते हैं। अदर वर्क से रिलेटेड है ये, क्योंकि बाकी वर्क्स जो हैं वो ऑलरेडी चाहे वो एंथैल्पी में इंक्लूडेड है या बाउंड्री वर्क फॉर एग्जांपल जो है वो ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि आपका फ्लो जो सिस्टम है, जो आपका कंट्रोल वॉल्यूम है स्टेडी फ्लो में, वो उसमें मास फिक्स्ड है, एनर्जी फिक्स है, तो चेंजेस नहीं होंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और कुछ कॉमन जो हम लोग डिवाइस यूज़ करते हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।